Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुचि जाट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2024 के परीक्षा परिणाम में मुझे रैंक 6 के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद के रूप में मेरा चयन हुआ है। मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने से पहले अपनी पृष्ठभूमि को थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं मंदसौर ज़िले की रहने वाली हूँ और गांव पीपलखुटा से ही मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। सरकारी संस्थानों से मेरा पूरा एकेडमिक हुआ है और इसी के साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी अपनी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की। उसके बाद जो मेरा पहला प्रयास था उसमें मुझे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। उसके बाद लगातार मैंने मेंस और इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा 5वां प्रयास था जिसमें मुझे फाइनली सिलेक्शन मिला है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी हर टॉपर बताता है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये चीज़ ज़रूर आपको इंश्योर करना चाहती हूँ कि जब आप ये पॉडकास्ट या जो वीडियो हैं आप जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मुझसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने की वो आप ना करें, ये मैं प्रयास करूंगी कि आप मुझसे सीख सकें। तो इस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपकी जो जर्नी है वो सिविल सर्विसेज की काफ़ी लंबी होती है। इसमें अपने आप को बनाए रखना, अपना मोटिवेशन बनाए रखना, लगातार जब आप असफल होते हैं उस दौरान खुद को उस चीज़ के लिए संकल्प लेके मानना कि हम कर सकते हैं ये चीज़। इसके लिए थोड़ा सा आप चीज़ों को मेरी यदि पृष्ठभूमि से या मेरी गलतियों से सीख सके तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो प्री, मेंस और इंटरव्यू की जो रणनीति रही उसमें मैंने क्या गलतियाँ की जो आप नहीं करें। प्री के स्तर पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स का जो मेरी गलती शुरू में रही वो यही थी कि आप जब भी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें अपने आप को ये मानकर चले कि आप एक बच्चे की तरह पढ़ाई करें, क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो है वो प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल होती हैं। आपको कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। तो जो रटने वाला पोर्शन होता है वो आप एक बच्चे की तरह ही रट सकते हैं, क्योंकि वो जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है उस दौरान हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे समझनी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें रटनी भी होती है। तो जो आपके सोर्स हैं, जो भी आपने सोर्स का चयन किया है वहाँ पे पढ़ने के लिए प्रीलिम्स में, वो यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसमें आप ये ज़रूर देख लें कि जो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना है उनको आप थोड़ा साइड करें, क्योंकि जो हमारा बेसिक होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है उसको आप समझने के स्तर पे समझें, लेकिन जो चीज़ें आयोग के पेपर में फैक्चुअल रूप में पूछी जाती हैं आप उनको थोड़ा सा प्रयास करें कि जो पुराने साल के पेपर हैं हमारे 2019 से लेके 2025 तक का एग्ज़ाम हो चुका है, आप उन पेपर को थोड़ा सा स्टडी करें। उसमें ये कोशिश करें कि वो टॉपिक आप निकालें जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 35 से 40 टॉपिक ऐसे हैं हमारे पीएससी में जिनसे लगातार क्वेश्चन आते हैं और आप उनको आगे के लिए प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो आगे हो सकती हैं संभावनाएं क्वेश्चन जो हैं वो आने की। तो PYQ तो आपको लगाना ही है और पीएससी के जो सिविल सर्विसेज के पेपर हैं वो आपको देखना है, लेकिन उसके साथ ही जो MPPSC दूसरे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है उनमें कुछ 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमारी पीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसमें भी काम में आते हैं। आप उन क्वेश्चन को निकालें, उन क्वेश्चन को तो ज़रूर से तैयार कर लें, लेकिन उन टॉपिक को भी निकालें जिनसे लगातार पीएससी क्वेश्चन पूछता है। लगभग 35 से 40 और मैं तो बोलूँगी कि 50 तक क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग उन्हीं टॉपिक से रिपीटेड होके आते हैं। उसके अलावा जो हमारा पोर्शन बचता है प्रीलिम्स में, आप सीमित सोर्स रखें अपना। पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन उसके साथ जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन आप लगा कहाँ से रहे हैं ये भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हर सोर्स हमारे काम का नहीं होता है। जो भी मार्केट में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़, तो हर टेस्ट सीरीज़ भी पीएससी के काम की नहीं है। जो आपको लगता है कि नहीं ये पीएससी के पुराने पेपर से थोड़ा बहुत मैच करती है, उन्हीं टेस्ट सीरीज़ पे आप जाएं।
अनावश्यक रूप से कुछ भी ऐसी टेस्ट सीरीज़ उठा के ना लाएं कि जो ऐसे एग्ज़ाम को क्लियर करने में थोड़ी आपको परेशानी दे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्टिव हर एक एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट नहीं होता है। पीएससी में थोड़ा पेपर मनोवैज्ञानिक भी आता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान दे के चलना है कि हमारे काम की जो चीज़ है हम वही परचेज़ करें मार्केट से और उसी पे अपना कंसंट्रेट करें पढ़ाई को लेके। दूसरी चीज़ जो प्रीलिम्स में मैंने फेस की थी कि जो एग्ज़ाम का हॉल का जो प्रेशर होता है वो कई बार बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं, या एग्ज़ाम में देरी से पहुंचना, और उसके साथ ही जो एग्ज़ाम हॉल में हम बैठ के जो अपने ऊपर बर्डन लेके बैठते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है, हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को थोड़ा सा आप बाहर छोड़ के जाएं, क्योंकि उसकी वजह से भी कई बार हमारा पेपर ख़राब होता है, और 2-3 क्वेश्चन की वजह से और कई बार एक क्वेश्चन की वजह से भी हमारा प्रीलिम्स रुक जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने की है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा पा रही हूँ। बिगिनर हैं खासकर उनको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम में टाइम पे पहुँचे, एक दिन पहले अपनी मानसिक स्थिरता को बनाए रखें, जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा विश्वास रखें, और एग्ज़ाम हॉल में जब जाएं तो सिर्फ 100 क्वेश्चन पे ध्यान दें कि ये 100 क्वेश्चन हैं हमारे, हमें इन्हें अभी डील करना है। दैट्स इट। इतने में आपका मुझे लगता है प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। दूसरी चीज़, हम मेंस की यदि बात करें तो चूँकि मेंस में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर हैं और लगातार मैंने मेंस क्वालिफाई किया है, तो मैं इस चीज़ को आपको बता सकती हूँ कि मेंस में जो गलतियाँ लोग करते हैं, या मैंने अपने आसपास जो चीज़ें देखी हैं कि मेंस में कुछ लोगों से जो गलतियाँ होती है और कई बार मेंस उनका नहीं निकल पाता है, और मैंने लगातार क्वालिफाई किया है, तो मैंने जो चीज़ें की हैं और जो चीज़ आपको नहीं करनी है वो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी। सोर्स का और सिलेबस का आप कई लोगों से सुन चुके होंगे, लेकिन चूँकि सोर्स का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आप जो भी पेपर 1 से लेके 4th तक के पेपर में जो भी ऑथेंटिक सोर्स पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन बेसिक आप अपना इतना थोड़ा मजबूत रखें कि कोई भी क्वेश्चन यदि नया भी आता है तो आप उसको डील कर पाएँ। दूसरी चीज़ कि जब भी हम सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे सोर्सेज होने चाहिए, या कोई बुक, कोई भी नोट्स हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप चाहें तो अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास यदि टाइम नहीं है, आपका प्री क्वालिफाई हो चुका है, आप मेंस के लिए सीधे तौर पे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कोई भी मार्केट में जो भी सोर्स आपको लगता है कि हाँ मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप उस सोर्स को लीजिए, उससे अपने सिनॉप्सिस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पेपर होते हैं वो लगातार 6 दिन तक होते हैं, और उन 6 पेपर में हमें पूरे सिलेबस को कवर करके और एग्ज़ाम में देने का जो रहता है प्रेशर, उसको हैंडल उस समय करना थोड़ा सा हर एक एस्पिरेंट के लिए मुश्किल होता है। साथ ही ये जो चीज़ है कि हम सिनॉप्सिस बनाएं, शॉर्ट नोट बनाएं या नहीं बनाएं, इसको लेके 3 कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो बिगिनर हैं उनके पास काफ़ी समय होता है, वो तैयारी 1, 1.5 या 2 साल की करते हैं, तो आप शुरुआत में नोट्स बना सकते हैं। जिनको भी लगता है कि हम अपने सेल्फ नोट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तैयारी अपने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी, मेरे पास काफ़ी समय था, मैंने अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए थे, उसके साथ ही मैंने शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर किए थे, तो मुझे काफ़ी हेल्प भी हुई उस चीज़ की। लेकिन यदि आप तैयारी के उस फेज़ में है जहाँ आपका प्री 1-2 बार निकल चुका है, आपके पास मेंस के नोट्स प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप उस चीज़ से भी घबराइए नहीं, क्योंकि मार्केट में हमारे पास नोट्स काफ़ी अवेलेबल हैं, और जिस भी संस्थान के आपको लगते हैं कि हम नोट्स ले सकते हैं, उनसे हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, उनकी फ़ॉन्ट साइज़ से हम फेमिलियर हो पा रहे हैं, और उनके साथ नोट्स के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन नोट्स के साथ आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, और साथ ही कि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं नोट्स के साथ भी, क्योंकि आप काफ़ी टाइम साझा करते हैं अपना तैयारी के दौरान, लगभग 8 से 10 घंटे आप अपने नोट्स के साथ बिताते हैं, तो जो उनके साथ दोस्ती वाला व्यवहार है नोट्स के साथ, वो बना के रखें। तीसरी चीज़ कि जब भी हम मेंस की बात करते हैं तो सबके मन में क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग करें या नहीं, तो इसको लेके मेरा पर्सनल सजेशन है सबको कि आंसर राइटिंग को आप कभी स्किप ना करें। एक बार हम टेस्ट को ले सकते हैं कि टेस्ट सीरीज़ हम तभी लगाएं जब हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आंसर राइटिंग की जो शुरुआत है वो आपकी पहले दिन से हो जाती है जब आप मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। उसके जो चीज़ मैंने महसूस की है आंसर राइटिंग के दौरान, कई लोग आंसर लिखने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने कुछ ख़राब लिख दिया तो हमारा नहीं हो पाएगा, या पेपर ऐसा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या हम अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप आंसर राइटिंग से डरिए नहीं, जिस दिन भी लिखेंगे आप वो पहला ही क्वेश्चन होगा, उसका पहला ही आंसर होगा। आप
कई बार जब उस आंसर को लिखेंगे 10 बार हम 10 तरीके से आंसर लिखते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर से जो डर है उसको थोड़ा निकालिए बाहर और आंसर लिखने की प्रैक्टिस शुरू दिन से करिए, क्योंकि आप शुरुआत करेंगे तभी आखिर तक आप थोड़ा वैसा उसमें आ पाएंगे कि आप मेंस के लिए लिख पाएँ एग्ज़ाम हॉल में जाके। आपको वो प्रेशर फील ना हो वहाँ पे कि हम पहली बार लिख रहे हैं या हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ मुझे जो लगती है आंसर राइटिंग के स्तर पे कि जो हमारे पेपर हैं उसमें 2 नंबर का, 7 नंबर के और 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम इनको 2 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर के हिसाब से ही अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, या पहले 10 नंबर का करें या 7 नंबर का करें। तो वो सबका अपना अपना एग्ज़ाम के दौरान जो बनाई हुई रणनीति होती है। मेरे हिसाब से चूँकि 7 नंबर के क्वेश्चन हमारे अभी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो आप उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हमें उनमें लिखना कम है लेकिन हम नंबर ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ बच्चों को ये रहता है कि उनमें जो शब्द सीमा दी गई है क्या हम उनका पालन शब्दशः करें या नहीं। चूँकि कई बार क्वेश्चन की डिमांड होती है ऐसी इस टाइप की कि आपने अगर एक आंसर लिखा है, अगर उसमें कुछ फैक्ट पूछा है तो आप फैक्ट को फैक्ट की तरह ही लेके उसका आंसर करें, क्योंकि आप उसमें अपना समय बचा सकते हैं। और जब आप वहाँ पे समय बचाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरे क्वेश्चंस में अच्छा प्रेजेंट कर पाएंगे। और आंसर राइटिंग के स्तर पे जो चीज़ें मुझे लगती हैं, या जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं तो शुरुआत में कई बच्चों के नंबर इतने कम आते हैं कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे, सिलेबस हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, तैयारी कभी भी ऐसी आपको नहीं लगेगी कि आज कंप्लीट है तो हम आज से शुरू करें। तो जब भी आप शुरू करेंगे वो शुरुआत ही है, और उस शुरुआत को ही अच्छा मान के शुरू करें। और लगभग मुझे लगता है इसमें 8 से 9 महीने का समय हमें लगता है अच्छी आंसर राइटिंग के लिए और अच्छा आंसर लिखने के लिए। और ये भी मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप कभी भी अपने आंसर से संतुष्ट पूरी तरह से मत होइए, क्योंकि जिस दिन आप उस आंसर से संतुष्ट हो गए तो आप अपनी खामियों को उसमें देख नहीं पाएंगे। तो अपने आंसर को बेहतरीन से बेहतरीन लिखने के लिए पूरा प्रयास कीजिए। और आंसर राइटिंग के लिए मैं थोड़ा सा अपना बताना चाहूँगी कि उसमें जो फ्लो चार्ट होते हैं और जो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देते हैं वो किस क्रम में दे रहे हैं, या जो आंसर है आप उसकी डिमांड को पूरी कर रहे हैं या नहीं, या बस जो आपको आता है उस आंसर के बारे में आपने लिख दिया और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं मुझे इससे नंबर क्यों नहीं मिल पाए हैं या मेरा मेंस क्यों रुका है। तो वो आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने अच्छा लिखा है लेकिन एग्ज़ामिनर के हिसाब से वो शायद उतना अच्छा आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझा है। तो जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को समझने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस लगेगी ही। तो आपको वो चीज़ अपनी आदत में लानी है। आपको मेंस की जो आंसर राइटिंग है उससे अपने आप को इतना फेमिलियर बना लेना है, इतना अपने आप को उससे सहज बना लेना है कि आपको एग्ज़ाम में उस चीज़ का प्रेशर कभी फील ना हो। और मेरा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो अपनी 2021 से लेकर 2024 तक की जो मेंस की आंसर राइटिंग की है उसमें मुझे कभी भी ये चीज़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं इतने आंसर्स लिख चुकी थी कि मुझे कभी असहजता महसूस नहीं हुई मेंस के स्तर पे। जब भी मुझे लगता था कि मैं मेंस लिखने जा रही हूँ, मुझे पहले ही इस चीज़ का अंदाज़ा होता था कि मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। अब वो नंबर कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो हमें बाद में जब रिज़ल्ट आता है तब इस चीज़ के बारे में पता चलता है। अब हम बात करते हैं मॉक इंटरव्यू की। और इंटरव्यू जो हमारा कॉल आता है उसके बाद जब मॉक इंटरव्यू के लिए जो बच्चे परेशान होते हैं या जिनको लगता है कि मॉक इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, चूँकि मेरा 22 का जो फाइनलिस्ट से मैं बाहर हुई हूँ तो मुझे समझ आया उस स्तर पे कि मेरा इंटरव्यू इतना शायद अच्छा नहीं था, या इंटरव्यू के स्तर पे मुझ में कमियाँ रही थी कुछ ना कुछ। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी, क्योंकि हम इंटरव्यू को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी स्तर पे, तो कोशिश करें कि हम अपने व्यक्तित्व को सुधारें। दूसरों को देख के या दूसरों से तुलना करके, या किसी ने कितना अच्छा बोला है, किसको कितने नंबर इंटरव्यू में मिले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना अंदाज़ा ना लगाएं। क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपका जो इंटरव्यू का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है उसमें आपका पहले दिन से शुरू हो जाता है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की बनने वाली है। कभी कभी कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट होता है तो उसको बोलने में असहजता होती है, कभी कोई एक्सट्रोवर्ट होता है तो उसको अपनी जो शब्द भाषा शैली है उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सबका अपने अपने व्यक्तित्व के आधार पे होता है इंटरव्यू।
तो आप ये मान के चलिए कि आप इंटरव्यू में वहाँ क्या होने वाला है इस चीज़ को अपने अंदर प्रिडिक्ट करने से पहले ये चीज़ को थोड़ा सा देख लें कि वो जब 15 से 20 मिनट जो हमारा इंटरव्यू चलता है उसमें वो लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे उनकी डिमांड को ज़रूर फुलफ़िल करने की कोशिश करें। चूँकि वो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं, आप उनको झूठ मूठ का कुछ भी बता के और अपने आप से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं किसी भी स्तर पे। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जो रहे वो नेचुरल रहें, लेकिन नेचुरल होने के साथ जो आपको लगता है कि नहीं ये कमी मेरे अंदर है या मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ मुझे उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आप जो मिरर प्रैक्टिस होती है वो कर सकते हैं, स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं डेली। किसी और से भी आप पूछ सकते हैं जो आपके बारे में अच्छे से जानता हो, वो बता सकता है कि आपकी जो कमियां हैं वो किस फेज़ में रिफ्लेक्ट हो रही है ज़्यादा। आप उस पर काम करिए, डेफिनेटली इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। और इसी के साथ में थोड़ा सा बच्चों के मन में जो भ्रांतियाँ होती हैं पीएससी को लेके कि चूँकि मेरा 5वां अटेम्प्ट था तो कई लोगों ने मुझसे उस समय भी पूछा कि तुम अपने आप को कैसे बना के रखी हो, या एक फेलियर के बाद 2 फेलियर के बाद व्यक्ति अपने आप में थकान महसूस करता है, मानसिक तनाव आपको लगता है और ऐसा भी फील होता है कि अब बहुत टाइम हो गया है तो घर वालों को भी शायद हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो डीमोटिवेशन होता है वो भी हमारे साथ होता है। और चूँकि ये तैयारी बहुत लंबी है अपने आप में और आप किसी भी स्टेज पे फेल होते हैं आपको वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो ये चीज़ मान के चलिए आपकी, यदि आपने सोचा है, यदि आप अपने लिए आए हैं यहाँ पे या अपने मन से यहाँ पे आए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्तर पे आप उतना थकेंगे या उतना मानसिक अवसाद की तरफ जाएंगे कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाएँ। यदि आप किसी के दबाव में आए हैं, किसी के प्रेशर में आए हैं, दूसरों को देख के आए हैं, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चलिए कि वो आपको शायद वहाँ पे दिक्कत आएगी। मुझे पर्सनली इतना फील होता था, सभी को होता है मुझे लगता है, लेकिन मुझे क्योंकि मैं अपने लिए आई थी, अपने साथ कई लोगों की उम्मीदें लेके आई थी, तो मुझे उस चीज़ का मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं था मेरे अंदर। और जब 22 का मेरा फाइनली रिज़ल्ट नहीं आ पाया अच्छे से, तब उस समय आपके पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको मोटिवेट करता है, क्योंकि जब हम असफल होते हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 या 2 लोगों के फ़ोन आते हैं। सफलता होती है तो कई लोगों के फ़ोन आते हैं, लेकिन वही लोग हमारे जो आगे के जर्नी में कहीं ना कहीं कमियों को देखने में, सुधारने में और उन पे काम करने के लिए हमारा साथ देते हैं। तो उन लोगों के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए। और फिर मुझे लगता है कि जो हम कभी गाइडेंस की कमी की वजह से या सोर्सेज़ की कमी की वजह से, हालांकि अभी हम ऑनलाइन और डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, तो हमारे पास घर पे बैठ के भी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कोई देख रहा है या कर रहा है तो वो भी फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं और लेते हैं। कई लिस्ट में ऐसे नाम भी है जो इंदौर ना आके भी तैयारी किए हैं और उसके बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ है। मेरा पर्सनल थोड़ा सा ऐसा था कि चूँकि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था और मुझे प्रॉपर गाइडेंस वहाँ पे नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने इंदौर का चयन किया और इसी के साथ मैंने इंदौर में रह के तैयारी की, तो मेरा ज़्यादातर टाइम इंदौर में ही बीता है। और इंदौर का चूँकि हम कहीं भी छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं तो डिस्ट्रैक्शन जो होता है कहीं ना कहीं वो थोड़ा बच्चों को परेशान करता है कि हम आए तो बहुत जोश के साथ थे, लेकिन तैयारी को हम उतना अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। 2-3 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद इतना अच्छे से फ़्लो नहीं बन पा रहा है। तो आप ये थोड़ा सोच के चलिए। और एक लड़की होने के नाते भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगी लड़कियों के लिए भी कि यदि आपको समय मिला है घर से, परिवार से, समाज से, तो आप उसका 100% प्रयोग करें, क्योंकि कई लोग होंगे जो तैयारी के लिए प्रयास कर रहे होंगे लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाया है। तो जिन भी लोगों को अवसर मिला है वो अपने अवसरों का पूरी तरह से प्रयोग करें, अपना 100% दें। उसके बाद जो होता है वो हमें एक्सेप्ट होता है। लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन है उस डिस्ट्रैक्शन की मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि बाहर जब हम आते हैं तो हमें जो फ्रीडम मिलती है थोड़ी, जब हम चूँकि हम सभी मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, तो जो कल्चर से हम आते हैं और एकदम से हमें खुलापन जो यहाँ पे मिलता है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन होना स्वाभाविक सा है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चलिए कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमें अपने जो प्रायोरिटीज़ है उनसे ना भटकाए कहीं पे भी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया का जो कल्चर चल रहा है या रील्स का जो कल्चर है हमारे बीच में, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो लगता है कि टेबल पे बैठे हैं, आधा घंटा हुआ हमने फ़ोन उठाया, हमने रील्स स्क्रॉल किया, हमारा दिमाग पढ़ाई से शिफ्ट हुआ वापस वहीं पे मोबाइल में या रील्स में या इंस्टा पे जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म,
उस पे शिफ्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हमारा जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपने आप में सीमित करने का प्रयास करें कि तैयारी के दौरान आप इन सारे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर होके पढ़ाई करें। मोबाइल को हो सकता है तो जिस समय पढ़ाई कर रहे उस समय अपने से दूर रखें, क्योंकि देखिए हम सभी लोग मानव हैं और वो प्रवृत्ति मानव की होती है कि कहीं पे भी हमको लगता है कि चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं तो हम उसकी तरफ भागते हैं। क्योंकि अभी चैट जीपीटी का भी हमारे बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव चल रहा है बच्चों में भी, कि हम आंसर को खुद से लिखने की बजाय हम चैट जीपीटी से सर्च करते हैं और तुरंत उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ उससे नेगेटिव हो रही हैं आप उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करें कि यदि एग्ज़ाम में कोई ऐसा नया क्वेश्चन आता है जो हमें तुरंत सोचना होता है, तुरंत फॉर्मेट करना होता है, तो उस आंसर को आप उस समय डील नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास करें कि खुद से जब टेबल कुर्सी पे आप बैठे थोड़ा विजुअलाइज़ करें, चीज़ों को अपने माइंड में मैप करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव होगा। और पीएससी की जो जर्नी होती है मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी जर्नी होती है। इसमें अपने आप को बनाए रखना, साथ ही अपनी मेंटल पीस को बनाए रखना, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जब बाहर आते हैं घरों से तो हमें महसूस होता है बाहर ये चीज़ें कि हमें टिफ़िन का खाना पड़ रहा है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमारे हिसाब से सूट नहीं हो पा रहा है, या लगातार बैठने की वजह से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी हो रही है तो वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं परेशानी बनेगी। और चूँकि मेरे साथ ये मेरा अनुभव रहा है कि मैंने सर्वाइकल पेन के साथ अपने 3 मेंस लिखे हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उस समय अपने आप को बनाए रखना और वो हिम्मत अपने अंदर लाना कि हम उस हेल्थ कंडीशन के साथ या उस मानसिक स्थिति के साथ अपना प्री मेंस या इंटरव्यू दे रहे हैं। कई बच्चों के साथ स्ट्रगल का एक अलग अलग फेज़ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को मैं पर्सनली बताना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ध्यान दें, हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखें। और दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, सभी के पास उतने ही होते हैं। आप 8 से 10 घंटे भी अपनी तैयारी को देंगे, उसके अलावा जो समय बचता है आप उसमें सब कुछ कीजिए, लेकिन कम से कम 8 से 10 घंटे रेगुलरली आप पढ़िए। पढ़ना, टेबल कुर्सी पे अपने आप को बिठाना अपने आप में मुश्किल होता है। और चूँकि मैं कंपटीशन का जो हमारा दौर है उसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन लोगों के पास बहुत हैं। आप यदि कंसिस्टेंसी के साथ बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप उन 1000 लोगों की भीड़ से अपने आप ही आगे निकल जाएंगे। और करंट अफेयर का जो मुझे लगता है कि पीएससी में कई बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर को पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, एमपीपीएससी में उसका कितना रोल प्ले करता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के स्तर पे प्रीलिम्स में मेरा जो पर्सनली मानना है कि प्रीलिम्स में उतना ही आप पढ़िए जो ईयरली मैगज़ीन आती है या मंथली जो मैगज़ीन्स आती हैं। मैंने एग्ज़ामपीडिया को प्रेफर किया था तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही स्पीडी, चूँकि हमारा फैक्चुअल करंट अफेयर होता है तो आप उसको देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ज़रूर देखिए आप, बजट जो हमारा पेश होता है उसको बिल्कुल तैयार करके रखिए। और मेंस के स्तर पे जो करंट अफेयर होता है उसका कितना रोल होता है ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दे के चलिए कि आपको डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी भाषा शैली अच्छी होती है। साथ ही जब हम आंसर लिखते हैं तो वो हमारे आंसर में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। जनसंपर्क की जो आपकी वेबसाइट होती हैं उसको आप फॉलो करिए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन जो भी योजनाएं चलाती हैं या जो भी मिशन प्रमोट करती है या किसी भी चीज़ को कहाँ तक हम आगे ले जाना चाहते हैं या हमारे जो शासन के लक्ष्य हैं उनको आप देख सकते हैं। तो वो आपके आंसर में जब रिफ्लेक्ट होता है उससे सीधी सीधी समझ एग्जामिनर को ये समझ आती है कि आपको उन चीज़ों की समझ है कि जिस चीज़ के लिए आप शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं उनसे आप अभी अवेयर हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लेके चलिए, आपके आंसर बाकी लोगों से काफ़ी अलग दिखेंगे। और जो सरकार का विज़न होता है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए मेंस के स्तर पे, ताकि उससे आपको जो दिशा होती है आंसर की दिशा हो, चाहे जो प्रोग्राम आपसे पूछा है, मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया जो हमारा कार्यक्रम है, उससे रिलेटेड यदि आपने कोई ऐसी चीज़ पढ़ी है तो आप उसको आंसर में जब लिखते हैं तो वो उनको सामने से वो चीज़ भी समझ में आती है कि नहीं, जो लिख रहा है बच्चा उसको ये समझ है कि हमारी गवर्नमेंट किस दिशा में काम कर रही है। तो आप इतने ये सारी चीज़ें जो मैं बता पाई हूँ या आपको जो चीज़ों का लगता हो कहीं से मुझसे जो आपको मिल सकता है या मेरे इन 5 प्रयासों से जो आप सीख सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो या बाकी कोई भी एग्ज़ाम आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे जो लगता है आपको डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है
और सिर्फ पढ़ने से हो जाता है, क्योंकि मेरा हुआ है। बाकी ऐसी कोई अलग से चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि टॉपर हैं तो कुछ उनने अलग किया होगा या हम नहीं कर पाएंगे। तो टॉपर भी आपकी तरह ही कहीं ना कहीं रूम में बैठ के पढ़ ही रहा था या पढ़ ही रही थी। तो समझ लीजिए आप ये चीज़ कि हम भी यहाँ से बैठ के टॉपर बन सकते हैं। इसमें इतना अपने आप को परेशान करने की या दूसरों से इतना प्रभावित होने की। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों के सोर्स को फॉलो कर लेते हैं, बहुत जल्दी ब्लाइंडली जो विश्वास कर लेते हैं किसी के ऊपर, या किसी ने बता दिया तो हम वो ख़रीद के ले आएंगे, नोट्स परचेज़ कर लेंगे। आप थोड़ा सा उन चीज़ों को अपने तरीके से थोड़ा सोचें कि हमें क्या चीज़ कंफर्टेबल लगेगी पढ़ने के स्तर पे। हम डे पर्सन है या नाइट पर्सन है, कोई डे में पढ़ता है, कोई नाइट में पढ़ता है। तो वो चीज़ें अपने स्तर पे थोड़ा अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने बिहेवियर के हिसाब से ढालने की कोशिश करें। अपने बॉडी क्लॉक को थोड़ा सेट रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है कि आपको यदि नाइट में पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत है तो आप एग्ज़ाम में क्योंकि हमारे एग्ज़ाम अधिकतर डे में ही होते हैं और 10 से लगभग 1 का पेपर होता है मेंस का भी, और 10 से 12 का हमारा जो प्रीलिम्स का पेपर होता है। थोड़ा सा 1 महीने पहले अपने बॉडी क्लॉक को उस हिसाब से थोड़ा सेट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में अपनी जो मानसिक स्थिति है उससे डील करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि हम ग्रुप स्टडी करें या कितने घंटे पढ़ाई करें, तो जो घंटों को लेकर या ग्रुप स्टडी को लेकर या रूम पे पढ़ाई को लेकर या लाइब्रेरी में पढ़ाई करें, ये कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या सही रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि आप, चूँकि हमारे बीच में 3 तरह के जो एस्पिरेंट होते हैं। पहले वो जो बिगिनर हैं जिनने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, दूसरे वो जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, और तीसरे वो जिनने एक आध प्री मेंस या उससे ज़्यादा प्री मेंस दे चुके हैं। तो आप ये चीज़ अपने स्तर पे थोड़ा सा स्टडी करें कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। चूँकि कोई जॉब वाला यदि तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो अपने टाइम को मैनेज करके चले। यदि वो 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, और वो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई को थोड़ा सा ध्यान दे, और जो सिलेबस होता है या जो भी आपकी रणनीति होती है उस पर आप 2 घंटे कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें। उसके बीच में कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन ना आए जो आपको प्रभावित करे उस चीज़ से। दूसरा कि जो बिगिनर होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि वो ग्रुप स्टडी करें या अकेले रह के पढ़ाई करें या रूम पे पढ़ाई करें या कहीं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करें। तो मेरा इसमें थोड़ा पर्सनल सजेशन है कि आप यदि ग्रुप स्टडी करते हैं तो उसमें अपने ग्रुप में वैसे ही दोस्तों को रखिए या वैसे ही लोगों के साथ रहिए जो सिंसियरली तैयारी करते हैं। ये नहीं कि वो आपको कहीं चाय पीने के लिए ले जा रहे हैं तो घंटों बैठ के आप वहीं बात कर रहे हैं और आपका टाइम वहाँ पे जा रहा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं। या ऐसे लोग जो पीएससी की तैयारी को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, वो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भटका रहे हैं या आपकी रणनीति से आपको भटका रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा ना बने, वो आपके लिए कहीं ना कहीं और बुरा साबित होगा। लेकिन यदि आपके पास ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके सारे जो दोस्त हैं वो उस तैयारी को उसी दिशा में कर रहे हैं जिस दिशा में जानी चाहिए तैयारी, तो आप बिल्कुल उस ग्रुप का हिस्सा बनिए। उससे सिलेक्शन और जल्दी होने के चांसेस होते हैं। तीसरे वो लोग जिनको एक प्री दे चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं लेकिन सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, इंटरव्यू के स्तर पे बाहर हुए हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा कि अगर वो लोग प्री निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा सा कहीं अगर कोई दिक्कत उनको आ रही है तो वो स्वयं का मूल्यांकन ज़रूर करें इस चीज़ को लेके, थोड़ा सा बैठ के कि हमने कहाँ गलती की है, जो दूसरों से हम सीख सकते हैं, उन गलतियों से हम सीख सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत ही कम नंबरों से आपका मेंस रुका है या इंटरव्यू रुका है, तो उस स्तर पे आप थोड़ा सा अपने आप का मूल्यांकन करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और रूम या लाइब्रेरी की जो पढ़ाई है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति रूम पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर पाता है, कई बार लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ाई कर पाता है। बस अपनी प्राथमिकताओं को थोड़ा ध्यान रखें कि हमें प्रायोरिटी सेट करके चलना है कि हमें पढ़ाई को अपना पूरा टाइम देना है, बाकी चीज़ें भी साथ में करना है, लेकिन उसको उतना ही जितना अपनी पढ़ाई को प्रभावित ना करे। एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप जो टॉपर से सुनते हैं कि हम 15 घंटे पढ़ाई करते थे, 14 घंटे पढ़ाई करते थे, तो मेरा मानना ऐसा है कि जो हमारा ह्यूमन साइकिल होता है वो 45 मिनट के एक जो स्टडी होती है कि 45 मिनट में हमारा दिमाग थक जाता है, तो आप उसमें ब्रेक लीजिए। 8 घंटे काफ़ी होते हैं मुझे लगता है कि यदि आपके पास और उसके अलावा कोई काम नहीं है तब भी 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई करिए।
एग्ज़ाम के टाइम आपके घंटे बढ़ सकते हैं क्योंकि उस टाइम हमें रिवीजन के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है और हमें उस टाइम करना भी चाहिए क्योंकि हम उस जोन में जाते हैं तभी चीज़ें आसानी से बन पाती है। तो आप ये घंटों को लेकर थोड़ा सा भ्रम मुझे लगता है वो तोड़ने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति यदि 12 घंटे सोता है लेकिन 8 घंटे पढ़ता है तब भी उसके पास 4 घंटे का समय होता है। तो ये चीज़ मान के चलिए कि हमें 6 ही घंटे सोने हैं, 5 ही घंटे सोने हैं, लेकिन आप अपना समय बाकी चीज़ों में इतना लगा रहे हैं और तैयारी को नहीं दे पा रहे हैं, तब आप इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, बैठे हैं, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो वो आप पढ़ क्या रहे हैं, आपकी दिशा क्या है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। 15 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि आप 8 घंटे पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ पढ़ें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।